एक दलित को अपना खेत जुतवाना था, तो गांव के ही एक ठाकुर के पास, जिसके पास ट्रैक्टर था, उसके यहाँ पे बोलने के लिए चला गया कि साहब हमारे खेत की जुतवाई कर दो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 5 दिन तक जब उस ठाकुर ने खेत पर जोतने नहीं गया, तो एक दिन उस किसान ने अपने बेटे को भेजा कि देखो आज तक वो खेत जोतने क्यों नहीं गए। जब वहाँ बात करने गए तो पता चला कि वो गांव के बाहर एक ढाले पे बैठे हुए हैं। तभी वो किसान जाते हैं और देख लेते हैं कि आस्तोष जिसका ट्रैक्टर था उस वहीं पे बैठा था। किसान ने कहा कि हमारा खेत क्यों नहीं जोता है, तो आस्तोष ने कुछ नहीं बोला। उसके बगल में खड़े दिनेश ने आकर के कहा, इन दलितों की इतनी हिम्मत हो गई कि अब हमें ये उलाहना भी देने आएंगे। और कहा सुनी इतनी हो गई कि उन्होंने लाठी डंडों से वार करना उस दलित किसान के ऊपर शुरू कर दिया और इतना मारा कि बेहोश सी की हालत में उसको मरा हुआ छोड़ करके भाग गए। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं जो कि 17 मई 2020 की घटना है। एक तरफ तो पूरे देश में कोरोना का काल चल रहा था, पूरी तरफ महामारी का दौर चल रहा था। तभी कानपुर देहात के कुढ़वा गांव के रहने वाले दलित किसान संजय सोनकर, जिनके पिताजी रघुनाथ सोनकर हैं, संजय सोनकर इसी बुढ़वा गांव में रहते हैं। बुढ़वा गांव कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के गजनेर थाना के अंतर्गत आता है। 17 मई के दिन इन्होंने उसके पहले गांव के ही एक ठाकुर, जिनके पास आस्तोष नाम बताते हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है, उनसे अपने खेत को जोतने के लिए बोला। लेकिन वो खेत तो जोता नहीं। 4-5 दिन होने के बाद एक दिन संजय सोनकर ने अपने बच्चे को उनके घर भेजा कि जाओ पता करो क्यों नहीं आए हैं। तो वो घर पे नहीं मिले। पता चला कि वो गांव के बाहर बैठे हुए हैं। जब दूसरे दिन संजय सोनकर अपने बेटे के साथ अपने खेत पे भिंडी तोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में संजय के बच्चे ने देख लिया कि पापा आस्तोष चाचा तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो तभी संजय ने आस्तोष से कहा कि भाई आप वहाँ पे क्यों नहीं गए, हमारा खेत नहीं जोता है। तो आस्तोष ने कहा कि नहीं। कहा सुनी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तभी वहाँ बैठे दूसरा एक ठाकुर लड़का दिनेश, वो आता है और संजय को गालियाँ देने लगता है कि तुम चमड़ा वाले, इतनी हिम्मत कि तुम हमसे जवान लड़ाओगे, हमसे सवाल करोगे। और ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि उन्होंने पिटाई करना शुरू कर दिया। और दोनों संजय सोनकर और आस्तोष के साथ दिनेश लोगों ने इतनी पिटाई किया कि उसको पीट पीट करके वहीं रोड पे मरणासन अवस्था में छोड़ दिया। नहरी में पटक दिया। पिटाई करने के बाद छोड़ दिया, वहाँ डाल दिया। इसके बाद पीड़ित खुद से जब होश आया तो थाने गया, FIR लिखाई। फ़िलहाल इस केस में FIR दर्ज हुई है। क्या क्या सेक्शन लगे हैं, क्या घटना हुई है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम उसी कुढ़वा गांव में हैं और उसी फैमिली किसान, दलित किसान के साथ हैं, जिनका नाम संजय सोनकर है। और संजय सोनकर के साथ हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और अभी केस की क्या स्थिति है, किस हालात में उनके साथ ये पूरी घटना घटी। घटना को विस्तार से जानने के लिए हम चलेंगे संजय के पास और संजय से जानेंगे कि उस दिन इस घटना में क्या हुआ था। तो आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ इस पूरे घटना को लेकर के इस क्षेत्र में सामाजिक संगठन के साथ काम करने वाले जो साथी हैं, जिन्होंने इस केस में पैरवी की, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस घटना में क्या हुआ है। तो हम बारी बारी से इस पूरे घटना का पड़ताल करेंगे और जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। और ये घटना क्योंकि इसमें FIR हुआ है, IPC के बहुत सारे सेक्शन लगे हैं, वो हम आपको बारी बारी से अभी सेक्शन बताएंगे। साथ ही साथ महामारी अधिनियम की भी धारा लगी है, आपदा प्रबंधन की भी धारा लगी है, क्योंकि इस दौरान महामारी और आपदा की का दौर था जिस दौरान ये घटना घटी है। लेकिन पीड़ित के साथ इतनी बीभत्स घटना हुई कि उसको जान से मरा हुआ छोड़ के नाली में डाल के वो लोग भागे हैं। किस तरीके से उन्होंने संघर्ष के साथ अपने केस में आज लड़ रहे हैं। हमारे साथ आज संजय सोनकर खुद हैं, वो हमें बताएंगे इस केस में क्या हुआ था, किस तरीके की ये घटना घटी, पूरा घटना का मामला क्या है। तो हम सीधे पीड़ित संजय सोनकर से जानेंगे कि इस केस में क्या हुआ था। तो आप हमारे साथ बने रहें। जी, हमारे साथ संजय सोनकर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा संजय सोनकर है। संजय सोनकर। संजय सोनकर। तो ये घटना हमें पता चली, आप इसमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या क्या घटना हुई थी, किस दिन, मतलब
हुआ है, थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आपके हाँ, साथ अपने घटना हुई हमें चा- पता चला था। जी हम बताइए। अपने 4-5 दिन पहले है तो हाँ एक दिन आतोष पे बोला जी। कि ये तो हमने ट्रैक्टर से खेत की जोत दोगे, तो कहा लगा हाँ चाचू जोत देंगे। हमको कब जोतोगे? कहा लगा यार नहीं कल जोत देंगे। तो हमको 4-5 दिन हो गए नहीं जोते। हमको बउआ से पूछा कि तो जोत गया है कितना? कहा लगा कि हाँ अभी नहीं जोतो चाचू पापा। और हमको जब कही बन जाएगा तो आतोष के गा बउआ हमारे पूछे तो आतोष की बिटिया बोल रहे थे कि वो आप पुल पे बैठे हैं बाहर गाँव के, और हम जाओ बात कर लो जाके। तो हम गए ना, तो हम तो पुल पर नहीं थे। तो हम अपन बउआ के लिवाओ भिंडी तोड़ने जा रहे थे। अब भिंडी जिससे तोड़ने गए तो धर्मशाला में पंचायत घर में बैठा था, वहाँ पे 3 लड़के आए थे, आतोष, दिनेश और एक पुत्तन पच्चड़ वाला। जैसे हम चले ना आगे कहीं हम नबीपुर कहीं थे जा रहे थे, हम खेत अपन भिंडी तोड़े साइकिल से। बउआ हमारे मिल गया, पूछे कहने लगी पापा आप तो चच्चू ही बैठे हैं? हमको ना है। कहा लगा है? हमको ना है। कहा लगा है पापा चल लो कहीं तो चले। सिम लौटा के साइकिल आए तुरंत कौआ के हमको जैसे रोड पे आए ना धर्मशाला, तो आज तो छोड़ के अड्डे थे अपना आगे बढ़े। हम साइकिल खड़ी करके वहाँ पहुँच गए ना। हमको आतुष बउआ खितवा के नहीं जो तो वो क्या बात है? तो कहना चच्चू खितवा मैं जो देते थे, पाँव में चोट लग गया, तुमको क्या लग गया है? कहना पता नहीं क्या लग गया है। तुमको ऐसा करो मैं ऐसा 2-4 दिन का जुतवा ले जाता। हमको 2-4 दिन में बाद जोत दे, मालूम क्या दिक्कत है। और जब पटा जाए तब जोत दे। हाँ चोट लगी है तो पटा जाए, उमने जल ट्यूब धरो है मन करे दिन गिर गए रहा, तो उमने जल ट्यूब भिजवा दो तब जोत दो। इतना लगा हाँ चच्चू भिजवा दो ट्यूब और तुरंत जोत दे। इतना कहो इतना कहाँ के बाद तुरंत आदमी दिनेश बैठ रहा है, तुरंत कहना हाँ भोसड़ी के मादर छोड़ खटकाओ डीएम आगे, भोसड़ी के आगे डॉक्टर आगे, डिग्री करके आगे यू है खाऊ मादर छोड़ जौदानू मादर छोड़ दुरानू गाड़ी देते रहे, गाड़ी देते काफ़ी देर हुई। हम हाथ तो उससे बात कर रहा था ना, चल दिन जब चल दिन हाथ तो उससे कही के ना, तब बाउंड्री तो वैसे जैसे बाहर चले तो वैसे हम पूछो हमको आप दिनेश हम आपका का कहो? हमका कहे गाड़ी दे रहे सीखते मारे लग यो हाथ मार पकड़ यो मारा यो पकड़ यो मारा ही सब पकड़त मारत रहे। दिनेश का भाई राकेश वही सो रहा था, बलबीर है तो बुलो का लगे राकेश तुम्हें भाई को खटकवा सार मारे में ला गए तुरंत है। और वही 3 ठाकुर रहा है आज तो दिनेश है वही 3 रहा है, तो वही आगे तुरंत वो भाई आगे तुरंत वो हमारे लगा के टंडा थे वो राकेश मारो ना वो बुढ़ा हो कहना ले मार साइड खटकन के तुरंत है। तो लाठी देखती है तो मारा के दौड़ पर भाग ठाड़ गए, इसलिए तब भागे में यहाँ लाठी मार दी ने तुरंत हम गुड़िया के गिर पड़े। तो हमें तब मारे नारिया में गुड़िया आगे मारा फेंक दी ने, और मैं गुड़िया आगे में डाले रहे कम 1 घंटा तक। और जब हमें होश नहीं आया तो औरतें वो लगती दौड़ी नारिया कहती थे, यादन कहती थी। जब तो हमें तो आंधी सांधी आ गया तो वहीं आंधी में आती लोग भाग गए उनसे और कहने लगे खटकवा के मार नारिया में फेंक गया है जानते ना। तब ले गए थाने, तो थाने में 20,000 रुपया तुरंत थाने में दे के आए आरोपी। उन पर ध्यान। तो आपको होश कितनी देर में आया? हमको आया 11 बजे रात में 11 बजे होश आया, फिर क्या किया? फिर तो हमको यहाँ से भैया लाद के लिए आ गए परिवार के लोग। हाँ परिवार के लोग है तो कहाँ थाने गए लाद के। फिर क्या हुआ थाने में? ऑटो वहाँ लाद के ले गए थाने में आया तो मैं फिर लिखा पड़ी रिपोर्ट भाई हुई रनिया गए डॉक्टरी हुई। हाँ वहाँ पे वहाँ बयान की ना जब होश आवे और सीखा लगे ये डंडस करता है सुई सब पैसा पड़ गए तुरंत डंडा के सुई था। अभी क्या स्थिति है केस की? अभी तो कुछ है 2-4 दिन आरोपी पकड़े गए? अभी नहीं पकड़े गए। अच्छा अभी नहीं पकड़े गए भाई। एक बार तो कह लगो आपको किसी तरह की धमकी कुछ इस तरह की? धमकी बहुत देर रहते रास्ते में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये लड़का है इसको मारा था। अच्छा। और ये हमको है तो केस नहीं राजी नहीं हो रहा है और राजीनामा की दबाव कर रहे हैं। कहना 1,70,000 रुपये ले लो, 1,00,000 1.5 लाख ले लो, 80,000 ले लो, ऐसे है तो डिमांड कर दूसरा मांग आवा था दाबदार है। तो हम तैयार नहीं हो रहे, वकील करो तो वकील मांगो जा तो कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अच्छा आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारे ये मांग है कि या तो उनके देख रेख कड़क शासन कड़क है और हमें पैसा चाहे कुछ नहीं चाहिए हमको, तो अंदर जाना चाहिए। आरोपी अंदर जाना चाहिए हमें पैसा कोई चिंता नहीं, जितना लग जाए तो लग जाए लेकिन अंदर जाना चाहिए बस। अच्छा हाँ आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया है कि आपकी पत्नी को और उनको भी
मारने की और इज्जत खराब करने की धमकी दे रहे हैं, आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन दिया है, इसमें क्या है? ठीक है, उन्होंने आपको बोला है कभी ऐसे धमकियाँ दिया है? फ़ोन होना है। फोन आए हैं। हाँ, फ़ोन होना है। तो आपने अभी संजय सोनकर को सुना, संजय जी बता रहे हैं कि कितना कुछ भी हो जाए आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, बाहर घूम रहे हैं, लगातार वो धमकियां दे रहे हैं। हमारे पास इनके 2 एप्लीकेशन हैं। एक एप्लीकेशन है एफआईआर, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये एफआईआर की कॉपी है जो कि गजनेर थाना में ये रजिस्टर्ड किया गया है। और इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 188, 269, 270 और 271, साथ ही साथ चूँकि पीड़ित दलित समुदाय से है, अनुसूचित जाति में सोनकर खटीक जाति से आता है, तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) लगी है। साथ ही साथ महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 लगी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(b) लगी है। इन धाराओं के अंतर्गत 3 आरोपियों पर ये एफआईआर पंजीकृत की गई है, राकेश, दिनेश और बलवीर के खिलाफ, और ये थाना गजनेर में ये एफआईआर पंजीकृत हो गई है। लेकिन अभी तक ये तीनों आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, जेल नहीं गए हैं, जिसकी बात अभी जो पीड़ित हैं संजय खटीक वो हमें बार बार बता रहे हैं। अभी तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया और इनका कहना है कि इनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर जेल भेजा जाए, वरना परिवार के ऊपर और भी खतरे हो सकते हैं। एक और एप्लीकेशन इनकी तरफ से दिया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिनका मुकदमा संख्या 0227 में विपक्षियों द्वारा प्रार्थी परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है। समझौता न करने की स्थिति में जान से मारने व घर की महिलाओं की इज्जत आबरू बिगाड़ने की धमकी आदि से संबंधित सामाजिक न्याय और जान माल की इज्जत आबरू की सुनिश्चित करने के लिए एक एप्लीकेशन इनकी तरफ से एसपी और ज़िले के अधिकारियों को दिया गया है। फिलहाल इस केस में अभी तक आरोपी बाहर हैं, पकड़े नहीं गए हैं। परिवार की तरफ से समझौता कराने का दबाव दिया जा रहा है और ना करने के एवज में उनके घर की महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ छेड़छाड़ करने की धमकियाँ दिया जा रहा है। इस तरीके की स्थिति है। इस केस में यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस केस में पहल किया है, मैं उनसे भी आपसे बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या घटना हुई थी, उन्होंने केस की फैक्ट फाइंडिंग किया था और अभी क्या इस तरीके की कानपुर देहात के अंतर्गत किस तरीके की दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ साथी हैं, आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है बदन सिंह और हम नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस में जिला कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल यूपी जन अधिकार मंच के माध्यम से क्षेत्र में जो भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उनकी जा करके उनका साक्षात्कार करना, उनका केसों का फॉलोअप करना, ये हम लोगों का काम है। अपनी टीम के साथ मैं खुद इनके केस की फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर आया था जी। और उस समय इनकी हालत बड़ी ख़राब थी। इसमें धाराओं के बढ़ने की भी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि जब इनको 2 दिन तक होश नहीं आया 307 इसमें धारा लगनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने तो पूरा मरा ही छोड़ दिया था। लेकिन चूँकि पुलिस और ये सब बहुत जल्दी आरोपियों के दबाव में आकर के सब काम करते हैं, इसलिए इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और हम चाहते हैं कि आरोपियों को तुरंत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है और SC/ST का एक्ट का दुरुपयोग की बात करते हैं। दुरुपयोग तो इनके द्वारा किया जाता है। हमारे लोग तो मार खाते हैं, हमारे लोग अपमान सहते हैं, हमारे लोग सारी जगह जातिवाद का जहर घूट पी कर रहते हैं। लेकिन इन आरोपियों को कब इनको सज़ा मिलेगी? इनके तो हौसले बुलंद रहते हैं हमेशा। तो ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो किसी के भी माध्यम से हो, कोई भी हो, लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल जाएं। तब उनको शायद जब जेल जाएंगे तभी आसपास उनके थोड़ा लगेगा कि नहीं यार, लड़ना नहीं है, जातिवाद नहीं करना है, जाति उत्पीड़न नहीं करना है और जेल जा सकते हैं। तो उनको भय होगा, डर होगा। लेकिन अभी उनके पास कोई डर नहीं है। पैसे के दम पर थाने को पैसा चला जाता है, पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और इसमें जल्दी से जल्दी कोशिश हम लोग करते हैं कि कम से कम 80% केस ऐसे हैं जिनमें उनको जेल नहीं होती है, उनको गिरफ्तारी नहीं होती है। तो एक PIL दाखिल करने की ज़रूरत है, ताकि इस सब पुलिस के ऊपर एक आए और पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करे। आप पूरे कानपुर में, आपका संगठन कानपुर नगर देहात में काम करता है, तो और किस तरीके की घटनाएं पूरे ज़िले में आपको देखने को आ रही है? पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा तो रेप की घटनाएं हो रही है इस समय। दलित उत्पीड़न के साथ साथ बालक महिलाओं के साथ जो रेप हो रहे हैं, रेप और मर्डर, ये बहुत भयानक रूप से हो रहे हैं। बहुत जगह तो दलितों की ज़मीन पर बलात् कब्जा करके और उनको हथिया लिया गया है। तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कानपुर देहात में तो घटनाओं की भरमार है।
एक एक थाने में आप देखेंगे तो 1-2 दर्जन 3-3 दर्जन केस दर्ज हो तो जाते हैं। आपका संगठन आप लोग किस तरीके से इंटरवेंशन कर रहे हैं? इंटरवेंशन हम लोग अदालत से लेके और सीधे पुलिस से लेके सब हर जगह इंटरवेंशन करते हैं। पीड़ित जहाँ भी पीड़ित को ज़रूरत पड़ती है उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बैठ के समझाते हैं, कानून के बारे में बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, और वकील के माध्यम से भी इनका सहयोग करते हैं। अदालत में भी हस्तक्षेप करते हैं उनकी तारीख में, ताकि ये कहीं भी हरासमेंट इनका ना हो, और इनको कैसे जो सरकार का सहायता मिलती है उसके लिए भी पैरवी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप एक्सेस टू जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि जिस तरीके से संजय खटीक सोनकर जी के साथ जो घटना हुई है वो तो संघर्ष कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सामाजिक संगठन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं। जैसा कि बदन सिंह जी ने बताया कि कानपुर में लगातार बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़खानी और ज़मीनों पर कब्जा करने की घटनाएं घटती चली जा रही हैं। आखिर इस माहौल में दलितों की सम्मान की जो लड़ाई है, एक्सेस टू जस्टिस की लड़ाई है, वो कैसे उसको पा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और आखिर ये घटनाएँ कब थमेंगी, कैसे इनको न्याय मिलेगा, ये सवाल बना हुआ है। हम सब आप सबसे एक अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की जहाँ पे भी घटनाएं हो रही हैं, पीड़ितों की मदद के साथ उनके साथ खड़े रहें और उनके जस्टिस दिलाने के लिए उनका साथ दें। वरना ऐसे बहुत सारे दलित परिवार हैं जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और वो सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए अभी भी गांव में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गांव में इस तरीके की डिग्निटी की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दलित परिवार इसका आए दिन शिकार हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं थाने तक पहुंच पाती हैं, FIR हो पाती है, बहुत सारी घटनाएं गांव में ही दबकर रह जाती हैं। कई तरीके से उनके ऊपर प्रेशर और दबाव बना दिए जाते हैं, जैसा कि इस घटना में भी संजय के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन संजय अभी भी अपने घटना में संघर्ष कर रहे हैं और न्याय पाने के लिए वो आज भी संघर्ष की प्रक्रिया में शामिल हैं। अब देखना है कि संजय को न्याय कब तक मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।